हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम 10th क्लास का भूगोल का पार्ट नंबर 4 कृषि के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपके कई क्वेश्चन आते हैं। आपके 3 नंबर में पूछे जाते हैं और 5 नंबर में से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। पहले तो आपसे एक नंबर में ये पूछ लेगा कि कृषि कैसी क्रिया है, तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। निर्यात का मतलब है कि जो सामान हम अपने देश से दूसरे देश में भेजा जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? निर्यात उसको कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कृषि के प्रकार की। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दांव और खुदाई करके छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्रकृति, उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। देखिए, जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है, इसमें जो खेती जो की जाती है, कृषि का जो भाग होता है वो बहुत ही छोटा है। जो खेती करने की जो आकार होता है वो छोटा होता है और इसमें लकड़ी के जो हल वगैरह है उसका प्रयोग किया जाता है और परिवार या समुदाय की मदद से इसको किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गहन जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। देखिए, गहन जीविका कृषि के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे कृषि, यहाँ पे जहाँ पे जनसंख्या अधिक है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अधिक उत्पादन का दबाव रहता है और यहाँ पे उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जो रासायनिक निवेश होते हैं और सिंचाई होती है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और लाभप्रद होता जा इसीलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, यह कीर्तन ध्यान प्रणाली कृषि है। कृषि जमीन के टुकड़े साफ करके उन अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े के स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। चूंकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को अनेक नाम से जाना जाता है। देखिए, कृत्रिम ध्यान प्रणाली क्या है कि इसमें जो किसान है जमीन का एक छोटा टुकड़ा होता है उसको साफ करके और अपने परिवार के लिए वो अनाज उगाता है। ठीक है, और जब उसकी उर्वरता कम हो जाती है, ठीक है, यानी कि जो मिट्टी की जो फर्टिलाइजेशन है वो कम हो जाती है, तो क्या करते हैं कि उसको वहाँ पे कुछ टाइम के लिए वहाँ पे घास वास जला के उसको
छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो उससे फिर जो उसकी उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है, फिर से किसान उसके द्वारा उसमें कृषि की जाती है। और देखिए, कीर्तन एवं दहन को अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कृषि कहा जाता है। मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में अंडमान निकोबार देश में से दीपा के नाम से कहा जाता है। ये इतने सारे जो नाम है सारे कीर्तन एवं दहन प्रणाली का ही ये नाम है। ठीक है, और देखो यहाँ देखिए इसको झूम कृषि, ठीक है, ये मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा, वेनेजुएला में इसको कोनुका और ब्राज़ील में इसको रोको और मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लद्दाख और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। ये इतने सारे जो नाम है ये सारे के सारे आपके जो झूम कृषि है उसके ये सारे नाम हैं। ठीक है, और ये सारा का सारा आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। हम बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि, यानी कि इस प्रकार की कृषि मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार करना है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। ठीक है, रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। इस प्रकार की खेती लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरप्रस्थ है। रोपण कृषि कृषि क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें, यानी कि भारत में महत्वपूर्ण रोपण फसलें कौन कौन सी? तो चाय, कॉफी, गन्ना, केला। ठीक है, असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसल है। चूँकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है। ठीक है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन संबंधी उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। हम बात करते हैं शस्य रूप। अपने भारत की भौतिक विविधता और संस्कृतियों की बहुलता के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों से प्रतिबिंबित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 शस्य ऋतु हैं जो इस प्रकार हैं: रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, यानी कि भारत में कितने प्रकार की शस्य वो हैं? तो ये हैं आपकी रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से नवंबर के मध्य में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य में काटा जाता है। देखिए, जो रबी की फसलें इनको यानी कि शीत ऋतु में यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इनको बोया जाता है और गर्मियों में यानी अप्रैल से जून के बीच में के मध्य इनको काटा जाता है। गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी की फसलें। तो आपसे पूछ लेगा कि रबी की फसलें कौन कौन सी हैं। ठीक है, इनमें से कोई 4 दे देगा और एक आपकी खरीफ की फसल दे देगा। तो आपसे पूछेगी कौन कौन सी रबी की फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं, उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ में होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, हम बात करते हैं खरीफ फसलें। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर-अक्टूबर में काट ली जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा,
तुर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसल आस, अमन और बोरो बोई जाती हैं। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद फसल कहा जाता है। यानी कि देखिए, रबी और खरीफ के बीच में एक फसल बोई जाती है, उसको जायद की फसल कहा जाता है। और इसमें आपको मुख्य रूप से तरबूज, खरबूज और खीरे, सब्जियों और चारे की फसलों की खेती की जाती है। ठीक है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। अब बात करते हैं भारत की मुख्य फसलें। मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अनेक अंतर के कारण देश में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं चावल। चावल भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न फसल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक। देखिए, चावल का जो उत्पादन किया जाता है, सबसे पहले स्थान पर चीन आता है। ठीक है। उसके बाद में हमारा भारत दूसरे स्थान पर आता है। यह एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में से सिंचाई करके उगाया जाता है। देखिए, यहाँ से आपसे पूछ लेगा कि चावल के लिए कौन कौन सी भौगोलिक अवस्थाओं की जरूरत होती है, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। हम बात करते हैं गेहूँ। तो गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए देखिए, इसमें आपसे पूछेगा कि रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित से 75 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो यानी कि देखिए, जो रबी के जो गेहूँ है, गेहूँ को उगाने के लिए शीत ऋतु में और पकने के समय इसमें खिली खिली धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है। और इसमें वर्षा की जो जरूरत है 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है। देश में गेहूँ उगाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग गेहूँ पैदा करने वाले प्रमुख राज्य हैं। ठीक है। हम बात करते हैं मोटे अनाज यानी कि मिलेट, ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। तो देखिए, जितने भी मिलेट्स हैं इनमें जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उदाहरण जैसे कि रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ठीक है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्र में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। ठीक है। हम बात करते हैं बाजरा। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। ठीक है। अब बात करते हैं मक्का। मक्का एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न एवं चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है। देखो, आपसे ये पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी फसल है जिसको खाने और चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वो हमारी मक्का है। और मक्का क्या है, ये एक खरीफ फसल है। ठीक है।
और मक्के को उगाने के लिए जो देखिए जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेश जैसे उच्च पैदावार वाले बीजों उर्वरकों सिंचाई के प्रयोग में से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। हम बात करते हैं दालें। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। देखिए जो दालें कहाँ पे उगाई जाती है, सबसे ज़्यादा भारत में ही दालें उगाई जाती हैं और इसका कंज्यूम भी भारत के द्वारा किया जाता है। ठीक है। शाकाहारी खानों में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। यानी कि देखिए जो दालें हैं, अगर आपसे पूछे कि प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किसमें पाई जाती है, तो दालों में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इसमें तुर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं? तो दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। अतः इन फसलों का आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ठीक है। हम बात करते हैं खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंध फसल है। यह तापमान यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस तापमान से 27 डिग्री तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, यानी गन्ने का जो सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, वो है आपका ब्राज़ील। ठीक है। और भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा है। यह चीनी, गुड़, खांडसारी और शीरा बनाने के काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ठीक है। हम बात करते हैं तिलहन। तिलहन 2020 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक उत्पादक देश था। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर के तिलहन की फसलें उगाई जाती थी। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत की उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य हैं और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुत प्रसाधन और उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। गुजरात मूंगफली का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो यानी कि मूंगफली सबसे अधिक कहाँ होती है, तो वो होती है हमारी गुजरात में। ठीक है। इसके अतिरिक्त राजस्थान और तमिलनाडु मूंगफली के अन्य मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में बोया जाता है। हम बात करते हैं चाय की। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवां क्षेत्र में भली भांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पालारहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। चाय एक श्रम संगन उद्योग है। इसके लिए
प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती हैं। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2020 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश था। यानी कि देखिए यहाँ पे चाय में सबसे अधिक उत्पादन किसमें किया जाता है? चीन में। उसके बाद में भारत का नाम आता है। ठीक है। इसके बाद कॉफ़ी। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। बात करते हैं बागवानी फसलें। सन 2020 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारतीय फलों, जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी मेघालय के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट की विश्व भर में बहुत मांग है। ठीक है। भारत का मटर, फूलगोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर और बैंगन और आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। ठीक है। अब हम बात करते हैं खाद्य फसलें। अब बात करते हैं रबड़। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। ठीक है। रेशेदार फसलें। कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। इनमें से पहली 3 मिट्टी में उगने से प्राप्त होती है और चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीटों का पालन रेशम उत्पादन कहा जाता है। यानी कि रेशम के कीटों को पालना क्या कहलाता है? रेशम उत्पादन या सेरिकल्चर इसको कहा जाता है। ठीक है। कपास। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। देखिए कपास के लिए कौन सी मिट्टी की जरूरत होती है? तो कैसा कपास और कैसे काली मिट्टी की जरूरत होती है। और इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, सिंचाई 210 पाला रहित और खिली धूप की आवश्यकता होती है और यह खरीफ की फसल है। और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ठीक है। हम बात करते हैं जूट। देखिए जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है। और जूट की फसल को बाढ़ के मैदानी में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचों दूसरी दस्तकारी की वस्तु बनाने में किया जाता है।
अब हम बात करते हैं प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। ठीक है, जैसे कि पहले बताया गया है, भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग में कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है तथा इसकी गति मंद हो जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि कुछ गंभीर तकनीकों और संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बंटी जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। भूमि सुधार के कानून तो तब बने, परंतु इसके लागू करने में ढील की गई। 1960-1970 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ऑपरेशनल फ्लड जैसे कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गई थी, परंतु इसके कारण कुछ विकास क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। इसके लिए 1980 तथा 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थे। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की भी शुरू की। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के लिए बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को बिचौलियों, दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की घोषणा सरकार करती है। ठीक है, तो इसमें नीचे दे रखा है कि भूदान ग्रामदान क्या था। तो महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने एक लेख सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, को अपनी आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में भी गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए लोग विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक गांव पोयमपल्ली में बोल रहे थे, तो कुछ भूमिहीन किसान गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वादा न तो किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करेंगे तो भारत सरकार से बात करके उनके लिए जमीन मुहैया कराएंगे। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए। उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। इसे भूदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपसे पूछे कि इसमें भूदान क्या था। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना ये विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने, जो अनेक गांवों के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश भी की। इसे ग्रामदान कहा गया, परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया तथा विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया इस भूदान ग्राम आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम भी दिया गया था। यानी कि रक्तहीन क्रांति कौन सी थी? वो थी आपकी जो विनोबा भावे के द्वारा शुरू की गई थी भूदान ग्रामदान आंदोलन। ठीक है, तो देखिए ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर था। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, साथ ही मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब भी जरूर करें और बच्चों को भी शेयर करें, ताकि और बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।